नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज लाइव। समय हो गया है शाम 6 बजे का। शाम 6 बजे दिन भर की 6 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। खबरों के शीर्षक के साथ आप भी जुड़ जाइए हमारे इस कार्यक्रम में। अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए और खबरों की चर्चा में आप भी शामिल हो जाइए। तो आज हमारे साथ खबरों पर चर्चा करने के लिए विशेष अतिथि के तौर पर हैं चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर उनकी पहचान है। आज खबरों पर चर्चा हमारे साथ करेंगे चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी जी। अशोक जी, आपका बहुत स्वागत विमर्श न्यूज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आज की पहली खबर और सबसे बड़ी खबर यही है कि लखीमपुर खीरी की घटना पर आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को जमकर फटकार लगाई है। लखीमपुर खीरी मामले पर एक पीआईएल की पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह से एक दिन पहले आप रिपोर्ट देंगे तो हम उसे कैसे पढ़ पाएंगे। आप जानबूझकर कोताही कर रहे हैं और इस पूरे मामले को आप दबाना चाह रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार से ये कहा गया कि एक लिफाफे में पूरी रिपोर्ट आपको दे दी गई है, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि उस रिपोर्ट को पढ़ने में समय लगता है और इस समय आप देंगे तो हम उसको कैसे पढ़ पाएंगे। इस पूरी घटना पर हम लोग बातचीत करेंगे। आपको मालूम ही कि लखीमपुर खीरी में एक प्रदर्शन के दौरान हिंसक भीड़ हुई और उसके बाद 4 लोगों, बाद में 9 लोगों की हत्या हो गई थी, मौत हो गई थी। हत्या नहीं कहेंगे, उस पर एक केस चल रहा था जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी हुई है और इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। 2 बार समय देने के बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं दी। आज उसकी मामले की सुनवाई चल रही थी, उसके पहले सरकार की तरफ से वो रिपोर्ट बेंच को दिया गया। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आप कोताही कर रहे हैं, एक दिन पहले आप रिपोर्ट देंगे तो हम उसे कैसे पढ़ पाएंगे। किस तरह से देख रहे हैं आप इस खबर को? देखिए, मैं तो मीडिया के बाहर का आदमी हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक्टिविस्ट स्पिरिट में बहुत उत्साहित होकर के किसी भी मामले के कैमरा ट्रायल से बचने की कोशिश करता हूँ। तो वो बात तो यहाँ भी लागू है घटनाक्रम के बारे में जो हुआ उस दिन। लेकिन चूंकि घटनाक्रम के बारे में फुटेज सब आ रहे हैं और लोगों के दिमाग में स्पष्टता है, लेकिन मुझे जो स्पष्टता बनानी है तो वो उसका कैमरा ट्रायल करके बनाना संभव नहीं है। लेकिन उसको हत्या का मामला नहीं कह सकते हैं, ये कहने में मैं आपके साथ नहीं हूँ, इसलिए कि हत्या का ही मुकदमा उनके ऊपर लगाया गया है और इसलिए उन लोगों को जमानत जो है वो आसानी से नीचे की अदालतों में अगर प्रक्रिया निभाई जाए तो नहीं होगी। अगर नीचे की अदालत में प्राइमा फेसी लगेगा कि बहुत बेईमानी करके उनके ऊपर मुकदमा ला दिया गया है, तब कोई अपना विवेक इस्तेमाल करे, हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। अन्यथा उनको अपने किए की सजा इसी प्रोसेस में मिलेगी। उसके बाद ऐसा होता है कि जुडिशियल प्रोसेस लंबा चलता है, उसके बाद जो सजा मिलती है उसका अर्थ होता है। लेकिन अगर आप खुला क्राइम करते हैं तो वो न्यायिक प्रक्रिया ऐसी है कि आपको शुरू से ही जेल में बहुत समय तक रहना पड़ता है। तो ये इन लोगों के ऊपर लागू हुआ है। और अब बात यह है कि न्यायालय को जो कहना पड़ रहा है, जिसको हम लोग अभी चर्चित लैंग्वेज में कहते हैं कि फटकार लगाया, तो हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, दोनों ही अदालतों को, जिनके आदेश की अवमानना अक्सर कोई बड़ा अधिकारी राज्य सरकार करने की कोशिश करता है, अटेम्प्ट लेते रहता है, तो उसको जुडिशियल प्रोसेस में वो जब डिजॉन कर रहे हैं, एफिडेविट करके कुछ मांगा जा रहा है, उसकी आड़ में कुछ कर रहे हैं, तो ये शिकायत रहती है। तो इस पर अभी इतना ही बात हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो चिंता है और जो शिकायत है वाजिब है। राज्य सरकार इसमें भूमिका के बारे में धीरे धीरे उसको समझ में आ रहा है कि उसको भूमिका लेनी है। मति भ्रम में है या मति भ्रम में नहीं है तो चतुराई से काम कर रही है। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि यह हत्या का मसला है और इस मसले में सुप्रीम कोर्ट ने अगर संज्ञान लिया तो वो जो हत्या के दोषी हैं उनके प्रति क्या बर्ताव राज्य सरकार कर रही है
उनके ही मैंने आईओ ने, उनके ही थाने के आईओ ने ये मामला दर्ज किया है और उसके प्रति क्या बर्ताव अन्य एजेंसियां कर रही हैं उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को शिकायत है और ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आईवेश कर रहे हैं, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान में कहा कि गवाहों के बयान दर्ज करने में यह अंतहीन कहानी नहीं हो सकती, हमको इस पर इतराज है। कोर्ट ने कहा कि लगता है कि यूपी पुलिस जांच से पीछे हट रही थी और इस छवि को सुधारिए, ये ठीक बात नहीं है। गवाहों के बयान दर्ज करने में ढिलाई पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। चलिए, ये थी आज की हमारी पहली खबर। दूसरी खबर ये है कि 15 दिनों के भीतर कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी को दूसरी बार पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आज पुलिस ने प्रियंका गांधी को उस समय हिरासत में लिया जब आगरा में कस्टडी में हुई एक सफाई कर्मी की मौत होने के बाद प्रियंका गांधी उस मृत सफाई कर्मी के परिजनों से मिलने आगरा जा रही थी। उनको टोल प्लाजा पर रोक लिया गया और उनको पुलिस हिरासत में ले लिया गया। प्रियंका गांधी ने ये कहा कि मैं जहां भी जाती हूं वहीं पर हमको पकड़ लिया जाता है, पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है, तो क्या मैं चुपचाप किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाऊं? ये नहीं हो सकता, मैं लड़ूंगी। तो प्रियंका गांधी आज एक बार फिर चर्चा में है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रियंका गांधी जिस तरह से अपनी धमक दिखा रही हैं, तो ये उनको एक बड़ा एडवांटेज मिलता दिख रहा है। प्रियंका गांधी को आज फिर पुलिस हिरासत में लेने की नौबत क्यों आई? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार प्रियंका गांधी से डर रही है? वो तो कह रही हैं कि मैं तो एक सफाई कर्मी की मौत के बाद उनके परिजनों से मिलने जा रही थी, इसमें विधि व्यवस्था का सवाल कैसे हो सकता है और क्या हो सकता है? ये प्रियंका गांधी कह रही हैं। आज उनको दूसरी बार पुलिस हिरासत में उत्तर प्रदेश में लिया गया। प्रियंका गांधी बहुत जायज है और वो एक संवेदनशील काम है, वो एक राजनीतिज्ञ भी हैं, राजनेता भी हैं। उनके किसी भी काम से राजनीतिक मकसद जुड़ता है और इसमें अगर आप बहुत यशस्वी हैं, अगर आप राजा हैं, अगर आप भारतवर्ष में तो राज परिवार की परंपरा नहीं है, लेकिन जनतांत्रिक सिस्टम में वो एक मैंने पीढ़ीगत तरीके से जानी मानी गई, उसके बाद राजनीति में भी आई। तो ऐसे लोगों को जो शौर्य और वीरता का प्रदर्शन करना चाहिए वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं भी करते हैं। मतलब जिनको राजयोग है वैसे परिवारों से उभरे हुए लोग जो हैं बहुत आराम तलबी में रहते हैं। हम अन्य नेताओं को देख रहे हैं, राज्यों में भी ऐसे नेता हैं, हमारे प्रदेश में ऐसे नेता हैं जो बेटा हैं, उनको इस वजह से उनको राजनीति के केंद्र में स्थान मिला है। तो ये लोग यह भी नहीं करते हैं, ये लोग 4 घंटा उन जगहों पर रहने के लिए तैयार नहीं रहते हैं जहां बहुत गर्मी लगे। ठीक है, तो प्रियंका गांधी अभी उनके ऊपर जो हिस्टोरिकल दायित्व है कि स्टेट को निरंकुश होने से बचाएं, तो उस संदर्भ में वो वीरता का भी प्रदर्शन करती हैं, राज्य के आदेशों को, गलत आदेशों को नहीं मानती हैं और वो मतलब जो प्रतीक रूप से जो दमन की घटनाएं हैं उन घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया देती हैं और ये कुछ समय से वो कर रही हैं। अभी धीरे धीरे राजनीतिक कारणों से उसका महत्व बढ़ रहा है, चुनाव बढ़ रहा है। और एक बात इसी बहाने हम कह दें कि प्रियंका गांधी, बहुत संक्षेप में ये बात कह दें कि प्रियंका गांधी कांग्रेस को लीड करती हैं जो उत्तर प्रदेश में उसके पास कुछ नहीं है। जातीय समीकरण पर अगर राजनीति चलती है तो जात उसके साथ कोई नहीं है। ठीक है, सब जगह कुछ लोग हैं कांग्रेस के, तो इसलिए उनको गंवाने के लिए कुछ नहीं। हाँ। उनको ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि ये हैव नॉट्स के लिए, ये सर्वहारा वर्ग के लिए ये उक्ति कही गई थी मार्क्स की, लेकिन कांग्रेस एक ऑलमाइटी पावर, अभी कुछ दिनों पहले तक लगातार सत्ता में रहने वाली शक्ति, तो वह शक्ति भी आज उत्तर प्रदेश में इस स्थिति में है कि अपना पुराना ऐश्वर्य प्राप्त कर सके न कर सके, लेकिन जितना ही वो प्रयास करेंगे उनके पास गंवाने के लिए नहीं है, हासिल करने के लिए है। तो प्रियंका गांधी इस हिसाब से राजनीतिक तौर पर भी उचित कर रही है और इतिहास में यह धर्म आता है कि अगर निरंकुश हो जाए शासन, तो उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उसका जो मति भ्रम है, कैसे काम करें, किस विषय को लेकर, रूल ऑफ लॉ के प्रति जो उसकी
भेदभावकारी नीति है, तो उसमें से प्रियंका गांधी को जो अवसर मिल रहा है उसको बहुत ही जिम्मेवारी अच्छे से वो कर रहे हैं, निभा रहे हैं। 3 अक्टूबर को लखीमपुर की घटना के खिलाफ वो वहां जा रही थी। उस समय भी उनको हिरासत में लिया गया था और जहां पर उनको रखा गया था वो अपने कमरे की सफाई करते हुए भी नजर आई थी, झाड़ू लगाते हुए। प्रियंका गांधी ने कल ही तो ये कहा था कि मैं लड़की हूं और लड़ूंगी, लड़ सकती हूं। 40% महिलाओं को टिकट देने की बात उन्होंने कही थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रियंका गांधी आजकल रोज कुछ न कुछ हलचल पैदा कर रही हैं। हमारी नजर रहेगी प्रियंका गांधी की हर गतिविधि पर, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर हमारी ये है कि सोशल मीडिया पर नकेल कसने की सरकार की तैयारी लगातार चल रही है। अब तो सरकार सोशल मीडिया के लिए एक अलग से कानून बनाने जा रही है। अब ये सोशल मीडिया के लिए कानून ऐसा बनेगा कि कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी कंटेंट जो हैं उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और ये कहना पड़ेगा कि ये कंटेंट हमारी तरफ से डाला गया है और हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो सोशल मीडिया पर एक तरह से कानून के मुताबिक यूजर की हर पोस्ट के लिए सोशल मीडिया कंपनी उसकी जवाबदेह होगी और इस कानून में सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी पर नकेल कसी जा सकती है, ऐसा सरकार का मानना है। तो क्या सचमुच में सोशल मीडिया पर नकेल कसने की तैयारी चल रही है? रवि जी, आपने इसको देखा है तो थोड़ा ये भी बता दीजिए कि कंपनी से आशय है जैसे गूगल पर नकेल कसी जाएगी, व्हाट्सएप संचालित करने पर, यूट्यूब संचालित करने वालों पर, या वो कंपनी जो इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके अपना प्रोग्राम नहीं, बिल्कुल ये यही है कि जो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोगों ने पोर्टल खोल लिया है, न्यूज पोर्टल चल रहे हैं, तो उन कंपनियों पर ये नकेल कसी जाएगी। उनको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आपके उस पर जो डाला गया है वो आपने डाला है और उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। तो एक बात तो ये है। उसके अलावा क्योंकि इसीलिए यूट्यूब और गूगल ने भी अपने बहुत सारे नियम बना रखे हैं कि आप कोई हिंसक वो नहीं डाल सकते, आप इस तरह की चीजें नहीं डाल सकते, तो इन सारी कंपनियों को ये लेना पड़ेगा। तो इसमें आप याद कीजिए कि समाचार प्रिंट मीडिया के नियमन के लिए तो लीगल बॉडी है, टेलीविजन मीडिया के लिए कोई बॉडी नहीं है। उन लोगों ने ही मिलकर, एडिटर्स ने, बहुत सारी संख्या में एडिटर्स ने, एनडीटीवी के विज्ञापन में बराबर आता है, नंबर मुझे याद नहीं है, उन लोगों ने एक फोरम बना रखा है और उसको भी सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जस्टिस जो है वही लीड करता है, वही हेड करता है। लेकिन इसके बाद जो मीडिया समीक्षक हैं, जो मीडिया में आए खुलेपन की वजह से गुणवत्ता बढ़ी है, उसके समर्थक हैं। गुणवत्ता बढ़ेगी, फ्रीडम आएगा तो अश्लीलता भी साथ साथ बढ़ सकती है। ठीक वैसे ही जैसे औरतों को नौकरी करने, पढ़ने लिखने का बराबरी से अधिकार होगा तो घूमने फिरने का भी होगा, तो स्त्री पुरुष के मिलने की भी बात हो सकती है और समाज जो है उसको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया को जो छूट मिला, उस सोशल मीडिया को जो उसके, जैसे कि सिनेमा भी है वो सेंसरशिप के तहत लागू है, तो इसमें सोशल मीडिया को, इसमें पहले तो जनता के प्रति ये बात जो सीधे ढंग से कही जा रही है तो उत्तरदायी तो रहना ही है। अपने प्रोग्राम के लिए आप नहीं उत्तरदायी रहेंगे, अगर आप भी एक प्लेटफॉर्म चलाते हैं, संचालित करते हैं, तो और कौन रहेगा? ठीक है, ये बात सही है। लेकिन स्टेट जब इसमें दखल देती है और उसके क्लॉजेस डिफाइन करती है, तो जैसे कि स्टेट हर चीज का जो पहरुआ है किसी ब्यूरोक्रेट को बना देता है और वो ब्यूरोक्रेट जो है वो एक इलाके में, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दूसरे इलाके में चला गया तो वहां जो सीखा दूसरे इलाके में लागू किया, टोपोग्राफी वहां की अलग है, तो वो इन सब चीजों को नहीं समझ पाता है। तो मेरा ये केवल कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में अभी तक, मैं उसमें बहुत ज्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन अभी तक नेटफ्लिक्स से लेकर के जितने भी चैनल्स हैं जो अच्छे अच्छे सीरियल्स, थ्रिलर्स ये सब बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, और इसके साथ साथ ये जो प्लेटफॉर्म है, प्रोग्राम्स आ रहे हैं, उससे लोगों की जानकारी बढ़ी है, लोगों को लाभ हुआ है। लेकिन इसमें ये भी प्रश्न है कि अपने माल को बेचने, कॉम्पिटिटिवनेस, मैंने विचारों को व्यक्त करने के आड़ में जो कॉमर्स घुस जाता है, उसमें से ये होता रहता है। लोग, हम तो आपके चैनल पर कभी नहीं देखे हैं कि आप अश्लीलता के खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं और वो अश्लील पोस्टर दिखा रहे हैं, लोगों की जुगुप्सा को आप झकझोर रहे हैं, कमर्शियलाइज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लोग करते रहते हैं, ऐसा करते हैं। तो अब इसमें इसी वजह से कि ये
गैर जिम्मेवारी लोग नहीं ले रहे हैं, इसके फ्रीडम का सही से उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए स्टेट को इतना ज्यादा घुस जाने का अवसर मिले तो उसमें मैं शंकातुर हूँ। मैं नहीं समझता हूँ कि आपका कोई इंटरेस्ट, आप जिस जिम्मेदारी से प्रोग्राम बनाते हैं तो आपका इंटरेस्ट सर्व होगा, और जो लोग इसमें अश्लीलता परोस रहे हैं उनके ऊपर नकेल कसेगी, ऐसा ही होगा। प्योर ढंग से मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आपके विमर्श चैनल के लिए ये बहुत खुश होने का मौका है, या जिम्मेदार चैनल्स के लिए ये ऐसा मैं नहीं समझ रहा हूँ अभी। चलिए, नए आईटी नियमों को कई कंपनियों ने कोर्ट में चुनौती दी है। कई याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष नए आईटी नियमों का बचाव करते हुए कहा है कि ये नियम प्रेस की स्वतंत्रता का दुरुपयोग रोकने और डिजिटल मीडिया में फर्जी खबरों से नागरिकों की रक्षा करने के लिए बनाए जा रहे हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि सरकार कौन से नियम बना रही है और वो किस तरह के हैं। हमारी नजर उस पर भी रहेगी। हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने कई राजनीतिक बातें भी कही। समाजवादी पार्टी पर चोट करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि परिवारवादी माफियावादी पार्टी हो गई है। उन्होंने ये कहा कि लोहिया कहते थे कर्म से कार्य को जोड़ो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने ये कहा कि पिछली सरकार ने कर्म को घोटालों से और अपराधों से जोड़ लिया। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो केवल बनारस के प्रतिनिधि नहीं है, वो तो पूरे पूर्वांचल के प्रतिनिधि अपने आप को मानते हैं और उत्तर प्रदेश बिहार के इस पूरे इलाके में पूर्वांचल के विकास के लिए वो बहुत सारी बातें सोचते हैं, करते हैं, योजनाएं भी बनाते हैं। ये एक चीज उन्होंने आज जनता को सौंपा कि कुशीनगर में एक एयरपोर्ट नया बनकर तैयार हुआ। उन्होंने पूरे विस्तार से बताया कि किस तरह से लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे और बहुत सारी चीजें होंगी। उन्होंने कहा कि हमारे मन में और भी चीजें हैं जो पूर्वांचल के विकास के लिए हम कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने आज इस एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ बड़ी बड़ी बातें, चुनाव को देखते हुए उन्होंने राजनीतिक हमले किए। समाजवादी पार्टी उनके निशाने पर था। आप देखिए, ये तो अभी तो मैं समाजवादी पार्टी के बारे में नहीं कहूंगा, अभी तो मैं प्रधानमंत्री ने जो बात कही है उसी पर मेरा ध्यान रहेगा। तो इसमें मुझे जो बात याद आती है कि ये शुरू से रहा है कि राजनेता जो है वह जो फ्रीडम उनको है दूसरे पे अटैक करने का, तो उससे दूसरे के बारे में प्रायः सही बोलते हैं और इसकी आड़ में अपने जो खोट है वो छुपाने की कोशिश करते हैं। तो ये मौसेरे भाई है। पहली पंक्ति में असंसदीय है, इसलिए पहली पंक्ति नहीं बोलूंगा। तो ये लोग मौसेरे भाई हैं। कौन कौन मिलके मौसेरे भाई होते हैं, प्रचलित कहावत है। तो इनका ये कहना है, अब जो दोष वंशवादी परंपरा का समाजवादी पार्टी में भी आ गया, कांग्रेस का दौर था, जो गैर कांग्रेसवाद से जो पार्टी निकली उनके यहाँ भी लिगेसी। देखिए, आप बताइए कि सफाई है ना, तो सफाई में शायद हवाई जहाज से लाता होगा या पानी के जहाज से। विक्टोरिया से आता था बग्घी और उस पर मुलायम सिंह घूमते थे, निकाला जाता था। ये तो बंद है, आप देख रहे होंगे। तो जब मौका आया ना तो इन लोगों ने मतलब कांग्रेस जमाने की चीजों का वर्स्ट जो है वो वर्स्ट किया। बिहार में भी लालू प्रसाद ने भी किया और जयललिता तो निसंतान थी, लेकिन उन्होंने भी अपने दत्तक पुत्र के शादी में वर्स्ट किया, दिखावा किया इस तरह से। तो ये इस तरह से हम कहना चाहते हैं कि उनके बारे में सही कहें, लेकिन पता चलेगा कि जैसे कि भारत में वो धर्म जो जाति नहीं मानते हैं वह भी भारतवर्ष में रह गए और यहाँ की संस्कृति से घुल मिल गए और कालक्रम में उनके अंदर जातीय श्रेणीबद्धता आ गई। बौद्ध धर्म में भी आ गया, ईसाई धर्म में भी आ गया, उनके यहाँ जातीय श्रेणीबद्धता। बड़े छोटे और बड़े घराने, छोटे घराने, ये पैसा, ये सब का तो भेद था ही सभी धर्मों के लोगों में, लेकिन जातीय श्रेणीबद्धता नहीं थी। तो उसी तरीके से
इनके अंदर भी, भाजपा के अंदर भी फिल्टर कर रहा है, ये उनके बेटा का सीट एश्योर हो जाए। हाँ। ये वाली परंपरा नीचे से फिल्टर कर रही है, और जब ये करती चली जाएगी तो कभी बुराइयां नीचे से शुरू होकर के ऊपर तक अवश्य पहुंचती हैं, और कभी ऊपर ही शुरू होती है और नीचे तक स्प्रेड करती हैं। तो अभी इनके इस बयान को, मतलब वो चुनाव में काफी कुछ बोलेंगे, और इनके इस बयान को हम लोग मौसेरे भाई का बयान ही मानेंगे। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को अशोक जी कह रहे हैं कि ये मौसेरे भाइयों की तरह वो बयान है। हमारी नजर उत्तर प्रदेश चुनाव पर है। प्रधानमंत्री तो अभी बहुत सारी रैलियों को संबोधित करेंगे उत्तर प्रदेश में। देखना दिलचस्प होगा कि पीएम के निशाने पर केवल समाजवादी पार्टी है कि और दूसरी पार्टियों को भी वो अपने निशाने पर लेते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर तो है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अभी जेल में ही रहेंगे। आज दूसरी बार उनकी जमानत को लेकर कोर्ट में जिरह हुई, बातचीत चली, लेकिन कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। हालांकि ये कहा गया उनके वकीलों की तरफ से कि वो हाईकोर्ट जाएंगे, लेकिन हाईकोर्ट जाने से पहले ही पिटीशन लेकर जैसे ही वो पहुंचे, बेंच उठ चुकी थी और आज हाईकोर्ट में अर्जी नहीं डाली जा सकती। आर्यन के वकील ने हाईकोर्ट में बेल पिटीशन देने की बात कही लेकर पहुंचे, लेकिन वो उस समय तक बेंच उठ चुकी थी। क्रूज ड्रग वाली पार्टी के उसमें आर्यन खान 8 अक्टूबर से ही आर्थर रोड जेल में है और अभी उनको कुछ और दिन जेल में बिताने पड़ेंगे। इसको लेकर महाराष्ट्र की सरकार कई मंत्रियों ने ये कहा है कि जानबूझकर एनसीबी शाहरुख खान को टारगेट कर रही है और इसीलिए उनके बेटे को जबरदस्ती जेल में रखे हुए है। लेकिन क्या बात है कि आर्यन कुमार को कोर्ट से दूसरी या तीसरी बार आज सुनवाई हो रही थी और उनको बेल नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं कोई मजबूत पक्ष है एनसीबी के पास जिसके कारण आर्यन को जमानत नहीं मिल पा रही है। लेकिन क्रूज ड्रग पार्टी केस में आरोपी आर्यन खान की जमानत अर्जी को एक बार फिर खारिज होने पर महाराष्ट्र में और पूरे देश में उस पर एक राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन हमारी खबर तो यही है कि आर्यन को अभी जेल में रहना पड़ेगा। अब देखना होगा कल अगर हाईकोर्ट में अर्जी डाली जाती है और हाईकोर्ट से शायद उनको जमानत मिल जाए तो हमारी नजर इस पर भी रहेगी। आप कोई प्रतिक्रिया देंगे इस पर? इसमें जरूर देंगे, लेकिन आप किनकी प्रतिक्रिया कह रहे थे कि जानबूझ करके? ये सुन नहीं पाए। नहीं, वो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि जानबूझ के उनके दामाद को भी फंसाया गया था और अब आर्यन खान को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, हम इसमें भी मतलब उनके ऊपर जो चार्ज लागू हुआ है उसमें क्या एविडेंस है उस पर हम नहीं बोल पाएंगे। कोई बढ़िया वकील होगा जो डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा, लेकिन हम मतलब निश्चित तौर पर एकदम जो विभाजन हो गया है अगर राजनीति में, तो मैं विभाजन में जिस खेमे में हूँ उसी के खिलाफ बोलूंगा। मैं आर्यन खान का पक्ष ले रहे हैं नॉन बीजेपी कैंप के लोग, और अभी अभी महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है जो बीजेपी कैंप के ही लोग हैं, लेकिन उन लोगों के द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है। तो मैं जिस कैंप का आदमी ब्रॉडर वे में अपने को मानता हूँ, नवाब मलिक ने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस, नवाब मलिक ने कही, मैं मतलब एंटी बीजेपी जो कैंप है, तो मैं भी पूरी राजनीति में आज के समय में इतना दिनों तक बीजेपी की सरकार के चलने के बाद राजनीति के बारे में जो समझ रखता हूं, तो बीजेपी के पूरे कार्यकलापों पर संदेह किया जाना चाहिए, ये मानता हूं। लेकिन इस सवाल पर मैं आर्यन और शाहरुख खान के साथ हो नहीं पा रहा हूं। उसकी वजह ये है कि वह एक क्रूज जहाज होता है, बहुत बड़ा जहाज, बहुत बड़ा जहाज में विक्रांत जैसा बड़ा नहीं होता है जिस पर हवाई जहाज उतरता है, लेकिन बड़ा बड़ा क्रूज होता है। तो ये पार्टी तो लोग जहाज पर करते हैं, 6000 बहुत बड़े लोग, हाँ बहुत बड़े बड़े लोग उसके टॉप पर पार्टी करते हैं। और उसमें आपके ही यहाँ लेख एक छपा है जिसका जितने ड्रग्स का नाम भी नहीं जानता हूँ मैं, उसमें स्नैक बाइट, सांप काटने का जो जहर होता है उससे बना हुआ शायद ड्रग होता है। तो ये सब ड्रग्स चलते हैं। तो उसमें उस तरह की पार्टी का अपने ही उस तरह की पार्टी अपने ही माने कानून व्यवस्था पर संकट है। उस तरह की पार्टी खुलेआम होती है, ड्रग्स के साथ होती है, ड्रग्स के बारे में जितने भी कानून हैं। तो उस वजह से मैं इस ड्रग पर चलने वाली पार्टी के बारे में कोई बहुत ज्यादा ये सहानुभूति नहीं रखता हूँ। और आर्यन खान के पिता जो हैं वह बहुत ऐश्वर्य वाले आदमी हैं, लेकिन
आप अक्सर लगता है कि ये पैसा कमाए हैं क्योंकि उनमें योग्यता है। तो मैं ये मानता हूं कि कला की योग्यता में किसी में एक कलाकार और दूसरे में 1 लाख गुना अंतर नहीं होता है, अंतर होता है, लेकिन संपत्ति में 1 और 1 लाख होता है। तो ये 1 लाख गुना सामान्य अपनी योग्यता के कई कलाकारों से हजारों गुना ज्यादा संपत्ति इनके पास है। और यह संपत्ति उनको केवल पैसा हो गया, अकाउंट में हो गया, ऐसा नहीं होता है। उस संपत्ति से हजारों किसानों के श्रम से या उनकी पूंजी से जो खेत उनके पास होता है वो ये लोग खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं, इतना पैसा तो इसलिए इनके पास डिस्प्रोपोर्शनेट पैसा है। कैपिटलिस्ट सिस्टम में किसी को अच्छा लगेगा, ठीक है, और वो कुछ दान दे देते हैं वो भी अच्छा लगेगा। लेकिन कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो ऐश्वर्य इनको है वह मार्केट सिस्टम की वजह से है। इसलिए वो लोग जो है इसके दोषी हैं ऐसे पार्टियों के। और उस पार्टी में कोई पकड़े गए हैं, कुछ लोग पकड़े गए हैं, सबके बावजूद, प्रोटेक्शन के बावजूद पकड़े गए हैं और उनके ऊपर चार्जेस है। तो उनके प्रति सहानुभूति करके या वो जेल में रख दिए गए उनके प्रति सहानुभूति करके मैं नहीं चलूंगा। अब यह है कि हाईकोर्ट से तो बेल इनको मिल ही जाएगा, ये बात हम मानते हैं। जो कॉमन लॉ सिस्टम है ना उसके हिसाब से हाईकोर्ट में बेल मिल जाएगा। हाईकोर्ट कल ही उनका सुन लेगा, सुबह पिटीशन डालेंगे, ये हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको मिल जाएगा। और वहां बेचैनी है, 1 दिन भी ज्यादा वो वहां न रहे, ये छटपटाहट है। तो उस हिसाब से तो हम कानून को नहीं देखेंगे उनकी तरफ से खड़ा होकर के। एनसीबी के बड़े अधिकारी समीर वानखेड़े जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को चलाया था, उनके खिलाफ भी माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि समीर वानखेड़े जब से हैं मुंबई में नशाखोरी और नशा के कारोबार पर एक तरह से उन्होंने अंकुश लगाने की कोशिश हुई है और पूरी दुनिया से उनको टारगेट किया जा रहा है। इसीलिए राजनीतिक स्तर पे भी समीर वानखेड़े को टारगेट किया जा रहा है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जानबूझकर शाहरुख खान को टारगेट कर रहे हैं। अब इसमें पूरा मामला क्या है, समीर वानखेड़े कितने दोषी हैं या वो आजकल चर्चा में क्यों है, क्यों मंत्रियों को वो नहीं भा रहे हैं। एक मंत्री ने तो ये कहा कि मेरे दामाद को जानबूझकर फंसाया गया, जबकि ये साक्ष्य है कि उनके पास से 400 किलो गांजा पकड़ा गया था। लेकिन ये सब बातें हो रही हैं। हमारी नजर आर्यन खान की जमानत वाली खबर पर भी रहेगी। कल अगर हाईकोर्ट में ये उनकी अर्जी दी जाती है और सुनवाई होती है तो हम आपको वो खबर भी पहुंचाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज की आखिरी खबर हमारी यही है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज पटना आए हैं और अगले 48 घंटों तक उनको पटना में रहना है। 3 दिवसीय दौरा है। आज आए हैं, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। परसों 11 बजे दिन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस बीच उनको बिहार विधानसभा के भवन के जो शताब्दी समारोह कार्यक्रम में उनको हिस्सा लेना है। 80 मिनट का ये कार्यक्रम बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह का होगा। उसके बाद वो राजभवन में आराम करेंगे। फिर कल वो पटना के कुछ खास जगहों पर वो जाएंगे। एक तो गुरुद्वारा उनको जाना है पटना साहिब में, पटना स्टेशन के पास जो मंदिर है महावीर मंदिर, वहां जाएंगे और कई जगहों पर जाएंगे। आज शाम को पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के घर पर हाई टी पार्टी है और वहां पर वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं। कल उनके स्वागत में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ है, जिसमें लोक गायिका शारदा सिन्हा समेत 77 रंगकर्मी कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कभी बिहार के राज्यपाल थे, इन दिनों 3 दिन के लिए पटना में हैं और उनके स्वागत में कई कार्यक्रम रखे गए हैं। तो राष्ट्रपति हैं पटना में, पब्लिक मीटिंग उनकी कोई नहीं है, लेकिन विमर्श न्यूज उनके पूरे कार्यक्रम को लाइव आप तक पहुंचाएगा। कल 11 बजे से राष्ट्रपति के पूरे कार्यक्रम को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखते रहिएगा विमर्श न्यूज। आपकी कोई प्रतिक्रिया राष्ट्रपति के साथ? राष्ट्रपति के आने के बारे में जितना कुछ आप बताए, शारदा सिन्हा से लेके गुरुद्वारा तक की बात है। गुरुद्वारा जाएंगे, मंदिर जाएंगे। वहाँ संयोग से मैं कल शाम को पटना में निकला था तो पटना की छटा जैसी होनी चाहिए वैसी दिख रही थी ऊपर से। अभी नीचे वाले पथ से नहीं गए थे तो फ्लाईओवर से, तो वो दिख रही थी। तो वो तो अच्छा लगता है, स्टेट कैपिटल है और अगर कुछ समय इसको अच्छा रखा जा सकता है तो जो लोग इसको बिगाड़ करके रखते हैं वो इसके दोषी हैं, ये बात भी साफ होती है। इसके बाद राष्ट्रपति का आना केवल इतने ही से नहीं है।
वो बहुत ही एक कूटनीतिक महत्व के पर्सनालिटी होते हैं। हाँ। स्टेट में आ रहे हैं तो स्टेट अफेयर्स, राज्य के जो मामले हैं उसका राष्ट्रपति के 3 दिन के आने के साथ जुड़ाव हो जाए बिहार भर का, वो अच्छा है। और एक और बात बहुत अच्छी है जिस पर गौर गया है कि नहीं, क्योंकि परसों तक मैं इस बात को लेकर के बहुत चिंतित था कि क्राइम का ग्राफ बहुत बढ़ गया, क्राइम फ्री हो गया। आज का अखबार तो कम से कम अगले 2 दिन तो क्राइम फ्री रहेगा, क्योंकि मुझे मन कर रहा था कि क्राइम के इशू को स्क्रूटनी करूं। तो आज सुबह मैंने अखबार देखा तो हमको संतोष हुआ कि ये समस्या अगर है तो इस पर हमको और मेहनत करना पड़ेगा। अगले वक्त सिचुएशन सुधरता है लेकिन 3 दिन क्राइम फ्री रहेगा। मैंने अपराधी लोग भी जान जाएंगे कि इस समय कोई बहुत रिस्क नहीं लेना है। और पुलिस प्रशासन भले ही राष्ट्रपति में लगा रहे लेकिन पटना के आसपास सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। और ये एक और बात है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमको याद है कि जयप्रकाश जी के घर या जयप्रकाश जी का माल्यार्पण करने कलाम नहीं जाते थे। तो ये आरोप लगाया था सुशील मोदी ने, और शायद सुशील मोदी ने, कि राष्ट्र कलाम नहीं जा रहे हैं। उस समय शासन लालू जी का था। जब इनका शासनकाल आ गया जिसमें सुशील मोदी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तब भी नहीं गए। जेपी के घर जाने का मसला होता, मान लीजिए खुदा न खास्ते राष्ट्रपति ये तय कर देते कि मैं जेपी के घर भी जाऊंगा, ठीक है, तो वो जो नैरो सड़क है और वो और भी नैरो होता चला गया है और उसके 3 तरफ से रास्ते जो हैं गलियों में बदल गए हैं। ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है और पानी लग जाता है हर बरसात में। मैं बराबर कहता हूँ, मुझे राष्ट्रपति के बहाने कहने का ये मौका मिल रहा है कि बिहार मैंने पटना शहर को जल जमाव या बारिश में पानी में भर जाने की समस्या से निजात करने का अगर जीर्णोद्धार करना है तो उसके लिए भी स्टेट को जेपी के घर से शुरू करना पड़ेगा। नाला रोड का वह इलाका जो है वो मैंने घुटने से ऊपर पानी में चले जाता है और उस समय कोई मीटिंग रख दी गई उनके घर में तो जाने वालों की नौ नतीजा होता है। तो ये जहां जहां जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, ठीक है, एक बार सिख पर्व हुआ था तो गुरुद्वारा जाने का रास्ता बना बाहर से फ्लाईओवर बना करके, तो राष्ट्रपति का गुरुद्वारा भी जाना और इन सब जगहों पर जाना यह भी अच्छा है। वो प्रतीक पुरुष है तो उन लोगों को उनको सिंबलाइज करना चाहिए। केवल हिंदू मंदिर नहीं जा रहे हैं, गुरुद्वारा भी जा रहे हैं, अन्य स्थानों पर भी, अन्य धार्मिक स्थानों पर भी ये बौद्ध पार्क भी जाएंगे, बुद्ध पार्क बच गया। केवल एक है कि मुस्लिमों का अभी मेला लगा है। तो इस सब बातों पर, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति के आने का मैं स्वागत करता हूँ एक नागरिक के तौर पर। चलिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल भी पटना में है और वो समाधि स्थल बहुत दिनों से ऐसे ही मैंने उसको छोड़ दिया गया, उसकी देखरेख कोई नहीं करता। शायद उस ओर भी ध्यान जाना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यक्रम है तो ये सवाल भी उठेगा। हम बढ़ते हैं, चलते चलते कुछ खबरों पर चर्चा करेंगे। आज पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है दुबई ने। पाकिस्तान की ओर से मुस्लिम देशों को बार बार कहा जाता रहा है कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, इसलिए भारत को उस पर नकेल कसनी चाहिए, भारत पर कुछ इस तरह से अंकुश लगाए जाने चाहिए। लेकिन आज दुबई की सरकार ने यह फैसला लिया है कि कश्मीर में बड़ा निवेश करेंगे। दुबई की सरकार ने आईटी टावर, लॉजिस्टिक पार्क और मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किया है और कश्मीर में ये आईटी टावर, लॉजिस्टिक पार्क और मेडिकल कॉलेज दुबई की तरफ से ये बनाया जाएगा। ये एक खबर है जो चर्चा में है इन दिनों। हम आपको ये बताते चलें कि आर्टिकल 370 हटने के बाद 2 साल बाद दुबई ने कश्मीर में निवेश करने का फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन और दुबई के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को लेकर कई समझौते हुए, उसमें ये समझौता भी एक महत्वपूर्ण समझौता है। इसके साथ ही हम आपको ये बता रहे हैं कि बिहार में चौथे चरण का पंचायत चुनाव के चौथे चरण का चुनाव आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। कुछ इलाकों में छिटपुट घटनाएं हुई हैं। सासाराम में एक मुखिया प्रत्याशी पर हमला हुआ, दूसरे गुट के लोगों ने हमला किया, उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी को आग के हवाले कर दी गई। बक्सर में पुलिस टीम पर ही एक आक्रोशित भीड़ ने हमला कर दिया, उस पर पथराव किया, ये खबर भी है। और चलते चलते हम आपको ये बता रहे हैं कि दुनिया की सबसे सस्ती स्मार्टफोन जो जियो के स्मार्टफोन है, उसके सबसे जो सस्ता है वो 3,300, हम ये बता रहे हैं 3,499 रुपए का ये फोन आने वाला है।
ये महत्वपूर्ण बात यह है कि जियो फोन नेक्स्ट के नए स्पेसिफिकेशंस जो है उनका वो लीक हो गया और ये गूगल के जरिए लीक हुआ। गूगल प्ले कंसोल लिस्टिंग में ये दिखा जियो नेक्स्ट का एक नया मोबाइल। तो वो लीक होने से हालांकि कंपनी को कोई उससे घाटा नहीं है, लेकिन कंपनी ये चाह रही थी कि लॉन्चिंग के समय ही ये पूरी बात लोगों को बताई जाती, वो पहले ही लीक हो गई। तो ये थी आज की दिन भर की 6 बड़ी खबरें। चलते चलते कुछ खबरों पर हमने चर्चा कर ली। अब कल शाम को 6 बजे दिन भर की 6 बड़ी खबरों के साथ फिर हम हाजिर हो जाएंगे। जी आप कुछ जी, ये जो पंचायत चुनाव जो है जी, वो शांतिपूर्ण हुआ है प्रायः इस बार। जी, ये बात आप सही कर रहे हैं। मैंने जितने इलाकों से धीरे धीरे हर इलाके में कई फेज में चुनाव हो रहे हैं। हाँ। एक बार एक इलाका में हो गया तो हर जिले में कई फेज में चुनाव हो रहे हैं प्रायः। तो अच्छे ढंग से हो रहा है। और एक और बात पंचायत चुनाव की है कि जो नतीजे आ रहे हैं तो पहले के लोग ज्यादातर हाथ अच्छा लोगों ने परिवर्तन के पक्ष में। पंचायत व्यवस्था तो एक स्वशासन की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन स्टेट द्वारा डिजाइन है तो ये करप्ट स्टेट का एक्सटेंडेड हाथ बन गया है, करप्ट स्टेट का अंतिम हाथ बन गया है। तो इसलिए उसमें स्वशासन वाली बात नहीं है, ऊपर से वहां भी कंट्रोल हो रहा है। होना नहीं चाहिए, नियम नहीं है, लेकिन व्यवहार में ऐसा है। लेकिन उसमें चेंज के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है। और एक और बात चलते चलते जैसे आपने कहा, तो मैं किसी दिन इस बात का हाल में नंबर आएगा कि नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हम लोगों को जैसे चीन पड़ोसी देश पर ध्यान देते हैं तो वर्मा हमेशा याद करना चाहिए। वर्मा में म्यांमार में आज कोई घटना नहीं होती है, इसलिए न्यूज के हिसाब से आप चुने चयन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे मौका मिल गया तो आपके प्लेटफॉर्म से करें कि वहां अब जो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है वह भी जारी है। और डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट की एक चरम सीमा थी जब सूची नेता थी पब्लिक डोमेन में, जेल बहुत दिन तक रही, तो उससे चेंज आया तो उसका लिमिटेशन भी जाहिर हो रहा है। तो इस वजह से वहां लोग आर्म्ड ट्रेनिंग ले रहे हैं और जो कबीले सरकार से लड़ रही है वो कबीले दूसरे लोगों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं और अल्टीमेटली वह गृह युद्ध में जा रहा है एक इलाका। तो वर्मा पर भी हम लोगों को आने वाले दिनों में जरूर ध्यान। चलिए, अशोक जी ने इशारा किया है, वर्मा की खबरों पर भी हमें नजर रखनी चाहिए। तो कल हम म्यांमार की खबरों पर भी हम आप तक पहुंचाएंगे और इस वादे के साथ कि जल्दी ही म्यांमार पर एक अच्छी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये थी आज के दिन भर की 6 बड़ी खबरें। हमारा यह आग्रह आपसे है जो हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, बाद में भी देखते हैं, हम चूंकि तुरंत इसको यूट्यूब पर भी डालेंगे तो बाद में आप यूट्यूब पर भी इसको देख सकेंगे। तो अगर आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। एक मिनट रवि जी, आपके प्रोग्राम में एक्सीलेंट लोग आते हैं, उसमें कल ललन सिंह को ललन सिंह मतलब पटना में हैं। ये हम लोगों को तो आपके चैनल से पता चला और वह पड़ोस के मामले में, डिप्लोमेटिक मामले में, हालांकि उन्होंने कल एक बात कही कि इंडियन आर्मी जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं और आर्मी चीफ जिस तरह से वहां बॉर्डर पर घूम रहे हैं तो कोई ना कोई बात 24 घंटे में होगी, वो उनका अनुमान था। तो उन्होंने सूचना लीक नहीं की थी, ये तो मैं जानता हूँ। तो ललन सिंह जैसे लोग इसमें बोलते हैं, इसलिए मैं भी आपकी तरफ से ललन सिंह को सुनने के बाद धीरे धीरे 2-3 बार मैंने सुना है, उससे ज्यादा बार आए होंगे, तो सुनने के बाद मुझे लगा कि आपके यहाँ एक्सीलेंट लोग आते हैं और व्यूअर्स जो है उन लोगों को एक दूसरे को बताना चाहिए कि शाम के लोग पटना से एक बहुत ही धीरे धीरे गुणवत्ता के हिसाब का, मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, गुणवत्ता का प्रोग्राम आपका ये जो 6 बजे की 6 बजे 6 बड़ी खबरों का जो शिक्षण होता है, इसको लोगों को जरूर ही करना चाहिए कि देखें, एक दूसरे को बताना चाहिए। चलिए, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज। कल तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।